बहुत बहुत स्वागत है आपका द रूबिका लियाकत शो में। आप भारत 24 देख रहे हैं। रात के 9 बज गए हैं और आपके सामने मैं हूं रूबिका लियाकत। आज शो की शुरुआत यूनिफॉर्म सिविल कोड से यूसीसी पर आज लॉ कमीशन के पास अपनी राय और सलाह भेजने का जो आखिरी दिन है उस पर होगी। भारत 24 यूसीसी के लिए भारत मांगे यूसीसी कैंपेन चला रहा है और आज इस मुहिम का दूसरा दिन है। आज मैं बताऊंगी कि पूरे देश में इस मुहिम को किस तरह जन समर्थन मिल रहा है। वी आर वेरी हैप्पी टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स एंड योर सपोर्ट। इसके बाद हम मणिपुर पर हो रही सियासत की बात करेंगे। क्या वाकई कोई मणिपुर के मसले की संवेदनशीलता को समझ भी रहा है या इस मसले की आंच में सियासी रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है? आज भारत 24 पर मैं मणिपुर का पूरा सच आपको बताऊंगी। फिर बात होगी फ्री वाले खेल की। बड़ा पसंद आता है ना हमको, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री में मिलना चाहिए सब। लेकिन ये सियासी पार्टियां चुनाव जीतने के लिए जो ये फ्री को गारंटी बना चुकी है, इसकी वजह से आपका अपना राज्य कैसे कंगाल हो रहा है, कंगाल होने की कगार पर पहुंच रहा है, हम बताएंगे। और फिर बात करूंगी अपने कथित फेसबुक फ्रेंड से निकाह करने भारत पहुंची अंजू की, भारत से पाकिस्तान गई अंजू की। मैं आज सवाल अंजू से करूंगी और अंजू की इस खातिरदारी के पीछे पाकिस्तान की कोई साजिश है क्या, यह भी बताऊंगी। और आखिर में बात होगी नई दुनिया या न्यू यूनिवर्स की। हमारी जो धरती है, ब्रह्मांड में उसकी जैसी एक और क्या दुनिया है, इसके बारे में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और इसीलिए ये जो आखिरी सेगमेंट है, अपने बच्चों के साथ आप भारत 24 में द रूबिका लियाकत शो देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूं, यूसीसी पर भारत 24 की मुहिम को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। 24 घंटे में 93,000 लोगों ने मिस कॉल हमें किए हैं। 93,000 से ज्यादा लोगों का समर्थन मिला है। वो कैसे? क्योंकि हम व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, बाकी तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी लोगों के साथ जुड़े हैं। ये 93,000 तो इकलौते मिस कॉल है, लेकिन इसके अलावा भी लोग हमारे साथ जो हैं वो जुड़ रहे हैं। देश में सभी लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की भारत 24 की मुहिम को देश भर से जमकर समर्थन मिल रहा है। और मैं ये हवाई बातें नहीं कर रही हूं कि देश भर से समर्थन मिल रहा है। अब तक आपको पता है देश भर से हमारे पास 93,000 से ज़्यादा मिस कॉल आ चुके हैं और मैं आपको बताती हूँ कैसे। आई विल वॉक टूवर्ड्स दैट स्क्रीन। मैं उस स्क्रीन की तरफ जाऊंगी जहां पर डिटेल में हमें पता लगेगा कि कहां से हमें कितने मिस कॉल्स मिले हैं। ये देखिए आप, ये डैशबोर्ड है। मैं चाहती हूँ आप ज़रा F5 का बटन दबाइए। थोड़ा सा स्क्रीन सफ़ेद है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि दर्शकों को ये F5, अब एकदम आखिर में आ जाइए। ये देखिए 93,829। कैम 2 से मैं कहूंगी कि जरा जूम करके बताए। ये देखिए 93,829 मिस कॉल्स अभी हमें मिल चुके हैं। अब आप कहेंगे ये कहां से मिले? मैं कह रही हूँ ना देश भर से। ये देखिए जरा पेज को नीचे की तरफ लेकर आइए ताकि मैं सबको बता सकूं कि हमें कहां से सपोर्ट मिल रहा है। ये तो इस वक्त मैं सिर्फ ओडिशा देख पा रही हूं। थोड़ा ऊपर की तरफ आप आएंगे तो चलिए यहीं से शुरू करती हूँ। वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यूपी वेस्ट, यूपी ईस्ट, या पूरा उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, ओडिशा। ऊपर की तरफ आप जाएंगे कुछ और राज्य आपको मिल जाएंगे। कैन वी गो लिटिल ओडिशा के ऊपर अगर हम जाना चाहते हैं तो अब तक 93,829 कॉल हमको आ चुके हैं। और उड़ीसा में देखिए 1,554 लोगों ने हमें कॉल किया है। पंजाब में 1999 लोगों ने हमें फ़ोन किया है। राजस्थान से 7,489 लोगों ने हमें फ़ोन किया है। तमिलनाडु से 1% 460 लोगों ने हमें फ़ोन किया है। तेलंगाना से भी एक कॉल हमें आया है। ये देखिए आप, उत्तर प्रदेश में हमने पूरा जो सेग्रीगेट किया है, उत्तर प्रदेश ईस्ट, उत्तर प्रदेश वेस्ट और उत्तर प्रदेश वेस्टर्न उत्तराखंड। तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में हमें 10,108 कॉल आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश वेस्ट से हमें 8,036 और उत्तर प्रदेश का वो इलाका मेंशन नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश प्लस उत्तराखंड को अगर मैं मेंशन करूं तो कुल मिलाकर 158 + 15 + 5। और ये देखिए वेस्ट बंगाल से हमें 1,003 इस वक्त
मिस कॉल प्राप्त हुए हैं। ये आपको बताना जरूरी था कि अब तक 93,000 लोगों ने हमें मिस कॉल दिया है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है यूसीसी के समर्थन में। हम चाहते हैं कि आप भी हमें इसी तरीके से मिस कॉल कर सकते हैं। नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं 9315604115, हिंदी में 9315600415, 931560 फिर 415। ये मैं 3 नंबर जो है तोड़कर आपको बता रही हूँ, नीचे आप देख सकते हैं। यूसीसी के समर्थन में आप हमें फ़ोन कीजिए, मिस कॉल दीजिए। तो दिल्ली से 8%, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से करीब 19% है, राजस्थान और एमपी छत्तीसगढ़ से हमें करीब 7% कॉल आ चुके हैं, महाराष्ट्र से 8%, बिहार झारखंड से 9%, महाराष्ट्र से करीब 8%, गुजरात से 5%, हरियाणा से 4%, बिहार और झारखंड से देखिए 9%, हरियाणा से 4% मिस कॉल्स आई हैं। इन राज्यों के अलावा देश के तकरीबन हर राज्य से लोग हमें फ़ोन कर रहे हैं और विदेशों से भी करीब 12% कॉल हमें मिली है। इसके लिए मैं भारत 24 की तरफ से आप सब लोगों को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूं कि आप इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हैं। कोई भी धर्म हो, कोई संप्रदाय हो, कोई राज्य हो, सबके लिए जैसे क्रिमिनल केसेस में एक जैसा कानून है यानी इंडियन पीनल कोड, उसी तरह नागरिक मामलों में, सिविल के मैटर्स में एक ही जैसा कानून होना चाहिए। इसी मकसद से भारत 24 मांगे यूसीसी कैंपेन चला रहा है। आप भी इस कैंपेन से जुड़ सकते हैं। बस आपको अपना मोबाइल उठाना है और 9315600415 पे मिस कॉल देना है। ये मुहिम लगातार हम जारी रखेंगे। मैं आपसे फिर अपील कर रही हूं कि मुहिम को जोरदार समर्थन आप देते रहिए। भारत मांगे यूसीसी, ये कैंपेन जिसमें आपका समर्थन हमें मिल रहा है। और अब भारत 24 की टीम इंडिया हर घर दस्तक देने वाली है। कल हमने कैंपेन लॉन्च किया था, अब इस कैंपेन का अगला चरण एक बार फिर आपके सामने रख रही हूं। जिस तरह से आपका समर्थन मिल रहा है, उस मुहिम के साथ जुड़ने वाले तमाम लोगों के अब हम नजदीक पहुंचेंगे, उनके बीच पहुंचेंगे और उनकी राय लेने की कोशिश होगी। आम लोगों से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियां भारत 24 की मुहिम को समर्थन दे रही है। आप देखिए कैसे कैसे कुछ बड़ी हस्तियां हमारे साथ जुड़ी। भारत मांगे यूसीसी, भारत 24 चैनल ने ये बहुत ही जरूरी मुहिम शुरू की है। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत सख्त जरूरत है हमारे देश में, जहां शादी, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन ये सब एक समान हो सब सिटीजन्स के लिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन। सो आई एम विद भारत 24। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल कैंपेन। भारत मांगे यूसीसी, एक देश एक कानून, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, हर भारतवासी के लिए बहुत जरूरी है। और भारत 24 चैनल ने ये मुहिम चालू करी है, ये बहुत बड़ी बात है और मैं इस मुहिम के साथ हूं और मैं हर भारतवासी से गुजारिश करूंगा कि इस मुहिम के साथ जुड़िए। भारत मांगे यूसीसी, भारत 24 को मैं बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस बोलता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने ये एक देश एक कानून की मुहिम चलाई है, उन्होंने ये कैंपेन चलाया। मेरा पुनीत वशिष्ठ का पूरा समर्थन है इस कैंपेन को। और अब भारत 24 की टीम इंडिया आपके घर आ रही है, आपके मोहल्ले में आ रही है, आपके राज्य में आ रही है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं आपकी राय यूसीसी पर। अक्सर मुझसे सब लोग पूछते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों? मैं पूछती हूं आखिर क्यों नहीं? सवाल नारी सम्मान का है, नारी सुरक्षा का है। जब देश एक है तो कानून एक क्यों नहीं? सवाल केवल बदलाव का ही नहीं, बराबरी का भी है। जब संविधान पर भरोसा है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से किस बात का एतराज? ये अधिकार है मेरा, ये अधिकार है आपका। जब देश एक तो अधिकार अलग अलग क्यों? मैं भी एक आम महिला हूँ, तो धर्म या जाति के नाम पर मेरे लिए नियम अलग क्यों? अब सवाल ये है कि मेरे लिए कानून अलग क्यों और मेरे भाई के लिए कानून अलग क्यों? बात बेटा और बेटी के समान अवसर और अधिकार की है। हमारे मुल्क में कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके ख्वाब अधूरे रह जाते हैं। जब कहता है संविधान महिला और पुरुष एक समान, फिर आज भी आखिर महिलाएं ही क्यों दे रही हैं इम्तिहान?
सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति में मेरे साथ साझेदार बनिए, जुड़िए, क्योंकि भारत मांगे यूसीसी। भारत 24 की टीम इंडिया के साझेदार बने। यूसीसी के समर्थन के लिए मिस्ड कॉल दें 9315 600 415 पर। 9315 ये वो नंबर है जिस पे आपको मिस कॉल देना है। और भारत 24 की पूरी टीम, ये मेरी तमाम साथियां जो इस वक्त आप देख रहे थे, अब ये आपके पास पहुंचेंगी और ये डिबेट का अब इशू बनेगा। हम धर्मगुरुओं के पास जाएंगे, मौलानाओं के पास जाएंगे, महिलाओं के पास जाएंगे, मर्दों के पास जाएंगे, प्रोफेशनल्स के पास जाएंगे, हम हिंदुस्तान के हर राज्य में जाएंगे और यूसीसी पर डिबेट होगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं जिस पर हम वाकई डिबेट चाहते हैं और वो डिबेट संसद में हो नहीं पा रही है। मणिपुर के मुद्दे पर आज आपसे बात करनी है, लेकिन उससे पहले आपको एक किस्सा सुनाती हूं। तो भाई, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी किताब संसद के 3 दशक में इस किस्से का जिक्र भी किया है। तो हुआ ये कि 1957 में 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार सांसद चुने गए थे। उस वक्त वो यंग सांसद हुआ करते थे और हम सब जानते हैं कि अटल जी बेहतरीन वक्ता थे, लेकिन संसदीय जीवन के शुरुआती दिनों में थोड़ा कम बोला करते थे। ये बात तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नोटिस में आई। उन्होंने नोटिस लिया होगा शायद इसका। तो उन्होंने एक रोज़ अटल जी को अपने पास बुलाया, कहा, भाई तुम नौजवान हो, तुमको तो ज़्यादा बोलना चाहिए, तुम इतना चुप चुप क्यों रहते हो। अटल जी ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि बोलने के लिए तो सिर्फ वाणी की ज़रूरत होती है, लेकिन चुप रहने के लिए वाणी और विवेक दोनों की ज़रूरत होती है। नेहरू जी को उनकी ये बात इतनी पसंद आई, इतनी अच्छी लगी कि वो संसद में जो भी सांसद ज़्यादा बोला करते थे उन्हें अटल जी की बात का हवाला देकर नसीहत दिया करते थे। अटल जी के इस किस्से का जिक्र आज मैं क्यों कर रही हूं, ये समझने के लिए भारतीय संसद में हो रहे हंगामे को पहले आप देखिए। ये संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन की तस्वीर है, यानी 20 जुलाई की। क्या हो रहा है देखिए, जबरदस्त हंगामा। क्यों? क्योंकि विपक्ष मणिपुर मामले पर चर्चा चाहता था। अब दूसरे दिन की तस्वीर देखिए, क्या हो रहा है। आवाज नहीं सुनाई दे रही, लेकिन हाव भाव से समझ जाइए। विपक्ष मणिपुर मामले पर चर्चा कराने के लिए अड़ा हुआ है और इसीलिए दोबारा हंगामा, नारेबाजी। तीसरे दिन की तस्वीर भी देख लीजिए। तीसरे दिन भी ना सदन में हंगामे की तस्वीर बदली, ना ही हंगामे की वजह। मॉनसून सत्र के इसी तरह 7 दिन बीत चुके हैं और सातों के सातों दिन हंगामे की एक जैसी तस्वीरें सामने आई है। सब दिन वजह एक ही, मणिपुर पर चर्चा, मणिपुर पर चर्चा, मणिपुर पर चर्चा। सातों दिन की तस्वीर आपके सामने है, आप खुद देख लीजिए। मणिपुर को लेकर संसद में क्या हो रहा है, ये तस्वीर आपने देख ली। लेकिन आज मैं आपसे इसलिए बात करना चाहती हूं क्योंकि आपके लिए मणिपुर की ग्राउंड रिपोर्ट जानना बेहद ज़रूरी है। ये तो सियासी बातें हैं, लेकिन मणिपुर हमारे देश का हिस्सा है और वहाँ क्या हो रहा है देश की जनता को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो जानकारी मैं आपको दूंगी वो संसद में सरकार की तरफ से दी जा सकती थी अगर मॉनसून सत्र के 7 दिन हंगामे की भेंट नहीं चढ़ते, अगर बोलने से ज़्यादा सांसद चुप रहकर जानकारी लेने की सोच रखते। लेकिन अब ये जानकारी संसद के पटल पर रखी जाएगी, मैं इस उम्मीद के साथ इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन आज मणिपुर से जुड़ी सारी जानकारी आपको देना मेरा फ़र्ज़ है और मेरा हक भी है और आपका भी। हमने मणिपुर से जुड़ी हर घटना के पीछे की वजह द रूबिका लियाकत शो में पहले भी आपको दिखाई थी और आज फिर मैं पूरी जिम्मेदारी से और गृह मंत्रालय के कई अधिकारियों से बात करने के बाद आपके सामने रखने वाली हूं, क्योंकि हंगामा करना और सच्चाई जानना दोनों में बहुत फर्क होता है। मणिपुर में हिंसा क्यों हुई, हिंसा में कितने लोगों की जान गई, ये सब जानकारी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। लेकिन कुछ जानकारी अब जो हमने पाई है और जो हमें मिली है उसे आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे
मणिपुर में 16 जुलाई को हिंसा में आखिरी मौत हुई थी, यानी 17 जुलाई से आज की तारीख तक मणिपुर में हिंसा की कोई वारदात की खबर नहीं मिली है। सरकार ने मणिपुर में 35,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। इन सुरक्षा कर्मियों की मदद से बफर जोन बनाया गया है। अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज बफर जोन, ये बफर जोन क्या होता है, वो भी बता देती हूं। मणिपुर 2 जोन में बटा हुआ है, यानी 2 इलाके। पहला तो इम्फाल वैली है और दूसरा पहाड़ी क्षेत्र। ये आप देख लीजिए, ये बफर जोन कैसे क्रिएट किया गया है। मैप में आप देखिए, इम्फाल वैली जो है यानी मैदानी इलाका, वो मैतेई बहुल इलाका है। पहाड़ी इलाका कुकी बहुल है, नागा बहुल है। 35,000 सुरक्षा कर्मियों की मदद से इन दोनों इलाकों के बीच एक बफर जोन बना दिया गया है, जिससे ना कुकी समुदाय के लोग मैतेई इलाके में, ना ही मैतेई समुदाय के लोग कुकी बहुल गांव में, क्योंकि इस वक्त हिंसा का दौर चल रहा है, तो उनको एक दूसरे के उस इलाके में जाने से जितना दूर रखा जाए बेहतर होगा। इस बफर जोन को बनाने से ये फायदा होगा कि दोनों समुदाय की तरफ से एक दूसरे पर हमले के मामले कम हो गए। ये तो बात हुई ताज़ा हालात की, यानी मणिपुर में क्या हो रहा है वो आपने जान लिया, लेकिन जो हो रहा है उसके पीछे की वजह क्या है ये भी तो जानना चाहिए ना। आखिर क्यों कुकी और मैतेई एक दूसरे से नाराज हो गए, क्यों दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। समस्या की जड़ में हाईकोर्ट का एक फैसला, जिसमें मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा दे दिया गया। इसको लेकर डिटेल जानकारी मैंने आपको 20 जुलाई को द रूबिका लियाकत शो में दी थी। हाईकोर्ट के आदेश से खासकर कुकी समाज के लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। ऑल ट्राइब स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर के बैनर तले कुकी और नागा लोगों ने हाईकोर्ट के फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया। ये विरोध हाईकोर्ट के फैसले के करीब 1 महीने बाद हिंसक रूप लेने लगा। 27 अप्रैल को चूराचांदपुर जिले में एक जिम में आग लगा दी गई। इसका उद्घाटन सीएम एम बीरेन सिंह को करना था। इसके बाद सरकार ने 5 दिन के लिए राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी। इसके बाद 3 मई 2023 को ऑल ट्राइब स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है विरोध में उसके मार्च निकाला। विरोध मार्च के दौरान बड़ी हिंसा भी हुई। हिंसा में कई लोगों की मौत की खबर भी आई और इसके बाद केंद्र सरकार ने 4 मई को हिंसाग्रस्त इलाके में सेना और असम राइफल के जवानों को तैनात कर दिया। सेना को दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश भी दे दिया गया। तो ये खबर हमने आपको बहुत पहले बता दी थी। इसके बाद यानी 25 जुलाई 2023 को मैंने आपको बताया था कि मणिपुर पर हुई हिंसा के पीछे की एक बड़ी वजह म्यांमार के शरणार्थी भी हैं। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी यानी UNHRC की म्यांमार इमरजेंसी अपडेट जो है वो मौजूद है और इसमें एक मैप है। उस मैप को भी आप देखिए और ये UNHRC का ही मैप है। इसमें दिखाया गया है कि 1 मई 2003 तक म्यांमार में 1 मई 2023 तक म्यांमार से भारत में 53,500 शरणार्थी आए। इसी शरणार्थी का मुद्दा मणिपुर में लगातार उठाया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट को जानने वाले कई लोगों ने बार बार लगातार नॉर्थ ईस्ट में रेफ्यूजी संकट की तरफ इशारा किया है और जो बात मैंने आपको 25 जुलाई को बताई थी उस पर मुहर लग गई है। हमें विश्वसनीय सूत्र ये साफ जानकारी दे रहे हैं कि म्यांमार से मणिपुर में आने वाले शरणार्थी मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर एक बड़ी वजह के रूप में दिखे हैं। कैसे? मणिपुर में इस वक्त जो भी हुआ, जो हो रहा है, वो बातें आप ऐसे समझिए कि जिन इलाकों से मणिपुर और पूर्वोत्तर का राज्य इस वक्त घिरा हुआ है वो अलग अलग मुल्कों की बॉर्डर्स है। वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन, ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर करने की कोशिशें होती रही है, लेकिन यहाँ पर वो असंतोष साफ तौर पर दिखाई दिया है कुकी और मैतेई समाज में और इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। सबसे बड़ा सवाल है कि मणिपुर में सरकार अब आगे क्या करेगी, यानी आगे का रास्ता क्या है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 बड़े कदम उठाने का मन बना लिया है। मणिपुर के हालात को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। पहला ये कि दोनों समुदाय यानी कुकी और मैतेई के बीच विश्वास की खाई को एक बार खत्म किया जाए। इसके लिए दोनों समुदाय के नेताओं और अधिकारियों के बीच बातचीत का दौर लगातार जारी है। सरकार के मुताबिक दोनों समुदायों के बीच की जो वार्ता है वो अब तक सकारात्मक रही है। दूसरा ये कि म्यांमार और भारत की सीमा को उसकी जो फेंसिंग है उससे उसे कवर किया जाए। अभी दोनों देशों की सीमा के बीच कई किलोमीटर का हिस्सा अभी खुला हुआ है और उसे फेंस करना ज़रूरी है, उसकी फेंसिंग करना ज़रूरी है। अगर इन हिस्सों में फेंसिंग कर दी जाएगी तो म्यांमार से भारत घुसने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर आप काबू करेंगे। और वो कैसे काबू किया जाएगा? जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनकी आँखों और उनके अंगूठों के जो निशान हैं वो लिए जाएंगे और उनको नेगेटिव लिस्ट में डाला जाएगा। और नेगेटिव लिस्ट में डालने का मतलब अगर वो लोग अपना आधार कार्ड या अपना कोई पहचान पत्र बनाने की कोशिश करेंगे तो फौरन रेड फ्लैग जो है हमारी सरकारी एजेंसियों के पास अलर्ट मोड में आ जाएगा और इससे समझ में आ जाएगा कि एक नकली दस्तावेज बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। तो ये तो वो बात थी जिस पर ख्याल रखा जाएगा। तीसरा यह है कि म्यांमार से आने वाले लोगों की बायोमेट्रिक डेटा को तैयार किया जाएगा। ये मांग बहुत वक्त से पूर्वोत्तर के कई राज्यों में होती रही है। बायोमेट्रिक डेटा रहने से क्या होगा? म्यांमार से आने वाले शरणार्थियों की सटीक जानकारी सरकार के पास रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया, नेगेटिव लिस्ट में उनको डाला जाएगा ताकि वो किसी तरह का पहचान पत्र हिंदुस्तान का ना बना सके या नकली पहचान पत्र ना बनाई जा सके, क्योंकि जब उनका बायोमेट्रिक डेटा हमारे पास होगा तो फिर सरकार को पता लग जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इन 3 मुद्दों पर सफलता हासिल कर ली है और अगर बहुत हद तक सफलता हासिल कर ली और अगर ये सब कुछ काबू में हो गया तो मणिपुर के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। ये तो मणिपुर हिंसा की वजह थी। मौजूदा हालात और आगे उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी आपको हमने दे दी है, लेकिन अब मैं आपको मणिपुर की हिंसा का इतिहास भी बताना चाहती हूँ। मणिपुर को लेकर हो रही सियासत और मणिपुर में कब किसने क्या किया वो आपको जानना ज़रूरी है। इससे पहले मैं देश की विपक्षी पार्टियों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आप लोग मणिपुर में कल 20 सांसदों के साथ जाने वाले हैं। मणिपुर के हर समुदाय से बात करने की सोच के साथ जाने वाले हैं और ये बहुत अच्छी बात है, ये आपको करना भी चाहिए। लेकिन देश की 140 करोड़ की जनता को मणिपुर के हालात की जानकारी क्या नहीं होनी चाहिए? ये उनका भी तो हक है। अगर आप लोग सदन में मणिपुर पर चर्चा कर लेते तो शायद देश को मणिपुर की सटीक जानकारी मिल जाती, आपकी बात भी जनता सुन लेती। लेकिन आप एक मुद्दे पर अड़े हैं कि पहले पीएम बयान दे फिर चर्चा होगी। आज मैं आपको मणिपुर में हुई पहले की हिंसा को याद दिलाना चाहती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि उस वक्त जब आप ही की पार्टियां और दूसरी जो विपक्षी पार्टियां उस वक्त हुआ करती थी सदन में मौजूद थी तो हुआ क्या होगा। साल था 1993। मणिपुर में नागा और कुकी समुदाय के बीच जबरदस्त हिंसक झड़प की शुरुआत हुई। यह हिंसा दिसंबर 1993 तक चलती रही, यानी पूरे 9 महीने तक ये हिंसा चली। यह हिंसा इतनी भयावह थी कि करीब 750 लोगों की इस हिंसा में जान चली गई। 350 गांव पूरी तरह से उजड़ गए। और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं। इतनी बड़ी हिंसा के बाद क्या होना चाहिए था बताइए? आज जो हालात है, जिस तरीके के दिखाई दे रहे हैं, उन्हें देखने के बाद तो ये कहेंगे ना कि प्रधानमंत्री आए होंगे, उस वक्त के गृह मंत्री जो हैं वो आए होंगे, भयंकर वहाँ पर संसद में गतिरोध रहा होगा। लेकिन आपको पता है, इतनी बड़ी हिंसा के बाद फिर याद दिला दूं, हिंसा इतनी बड़ी क्यों थी? 750 लोगों की हिंसा में जान चली गई थी। 350 गांव पूरी तरह से उजड़ गए थे। और इतनी बड़ी हिंसा के बाद उस वक्त संसद में क्या हुआ? 22 फरवरी 1994 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए राज्यसभा में संकल्प लाया गया। इस पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पीएम सईद उनका नाम है, पीएम सईद जो है वो शामिल हुए। पीएम सईद उस वक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री थे। यानी मणिपुर मामले पर हो रही बड़ी चर्चा में ना तो तत्कालीन गृह मंत्री शंकर राव चव्हाण शामिल हुए, ना ही तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव।
9 महीने की हिंसा के दौरान भी संसद सत्र में कई बार मणिपुर को लेकर चर्चा हुई, लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने सदन में बयान नहीं दिया। जब 1993 में मणिपुर में हिंसा चरम पर पहुंची, तब 12 अगस्त 1993 को लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री राजेश पायलट शामिल हुए। यानी ना केंद्रीय गृह मंत्री के पास मणिपुर के लिए वक्त था, ना ही प्रधानमंत्री के पास। उस चर्चा के दौरान राजेश पायलट ने क्या कहा था, यह भी आपको सुनना चाहिए। बकौल राजेश पायलट, मैं हिंसा की खबरों के बीच 9 और 10 अगस्त को मणिपुर गया। मैंने वहां के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सहित अधिकारियों और सेना के अधिकारियों से बात की, मुलाकात की। यह बयान बकौल राजेश पायलट है। अब आपको सीधा 30 साल बाद लेकर आती हूं। मणिपुर में अभी फिर से हिंसा हुई, और ये जब मैं कह रही हूं आपको, तो ये पन्ने मेरे पास हैं। ये जो डिबेट राज्यसभा में हुआ था, ये उसके पन्ने में आपको बता रही हूं। और ये जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं ना, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन reproclamation issued under Article 356 of the Constitution in relation to the state of Manipur. The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Shri P.M. Saeed, Mr. Vice Chairman, I rise to move. ये जो है, जब चर्चा हुई थी राज्यसभा में, उस चर्चा का ये पूरा डिबेट का हिस्सा है, और उसका 531वें नंबर का पेज जो है वो मैं निकाल कर आपको बता रही हूँ। और उसमें उसके बाद फिर बता देती हूँ आपको, सदन में एक एक करके बहुत सारे लोग बात करने के लिए आए थे। ठीक है, ये सईद साहब को जवाब देने के लिए, उनसे सवाल पूछने के लिए बहुत सारे लोग आए थे। उसमें जो है सुषमा स्वराज भी हैं, श्रीमती सुषमा स्वराज। इनका पूरा भाषण मैंने पढ़ा है। ठीक है, ये भी सरकार से सवाल पूछ रही हैं, जो कि विपक्ष का हक है, सवाल पूछना चाहिए। गृह मंत्री जी, मणिपुर राज्य के संबंध में 31 दिसंबर 1993 को जारी की गई राष्ट्रपति शासन की अधिसूचना को सदन के सम्मुख अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया है। मैं अपने दल की ओर से इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए खड़ी हूँ। उपसभा अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि जिस प्रकार की परिस्थितियां मणिपुर में पैदा हो गई हैं, जिस तरह संवैधानिक मशीनरी वहां बिल्कुल ध्वस्त हो गई थी, उन परिस्थितियों के मद्देनज़र वो मेरा दल, जो कि आम तौर पर धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की कभी वकालत नहीं करता, उसे भी आगे बढ़कर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मांग करनी पड़ी थी। और उसके बाद में ये मैंने पूरा का पूरा भाषण जो है उनका पढ़ा है। ये पूरा भाषण जो मैंने पढ़ा, उसमें कहीं भी सुषमा स्वराज ने इसका जिक्र नहीं किया है कि प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को आकर बयान देना चाहिए, तभी जाकर इस पर चर्चा होगी। किसी भी पन्ने में जहां बाकी विपक्ष के नेता उस दौरान थे 1993 में, ये कहते हुए नहीं सुनाई पड़े हैं कि हम चाहते हैं कि फला नेता आकर भाषण दे या फला नेता आकर जवाब दे। तो ये तो रही 1993 की बात। मणिपुर में आज की हिंसा पर लौट आते हैं। मणिपुर में फिर से हिंसा हुई है, 150 लोगों की मौत हो गई है। हिंसा के दौरान 25 मई से 17 जून तक, यानी 24 दिनों तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मणिपुर में मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 मई से 2 जून तक मणिपुर में रहे। हालात को लेकर अलग अलग समुदायों से उन्होंने मुलाकात की। फर्क क्या आया 1993 और 2023 में? मेरी बात विपक्ष को गलत लग सकती है, फर्क क्या आया? जो सही है वो बोलने में मैं परहेज नहीं करूंगी। फर्क क्या आया? 750 लोगों की जान चली गई थी, और जवाब देने सदन में कौन आया था? 350 गांव जल गए थे, सदन में जवाब देने के लिए कौन आया था? मैं विपक्ष से इसीलिए सवाल कर रही हूं, मणिपुर को लेकर, उन महिलाओं को लेकर मैं भी बहुत तकलीफ में थी, बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। लेकिन मैं चाहती हूं कि सदन में जवाब सुनूं। मैं सरकार का कोई भी मंत्री आए और बताए कि मणिपुर में इस वक्त क्या हो रहा है, मैं जानना चाहती हूं, मेरे देश की जनता जानना चाहती है। लेकिन मैं ये जिद नहीं करूंगी कि फला मंत्री को आकर या फला प्रधानमंत्री को आकर ही बात करनी चाहिए। आप ये बताइए कि मणिपुर में सरकार ने क्या किया है। जब मणिपुर में हिंसा को रोकने में केंद्र गृह मंत्रालय लगा हुआ है, गृह मंत्रालय के पास उसकी सारी जानकारी है, फिर जब केंद्रीय गृह मंत्री सदन में खड़े होकर कह रहे हैं कि चर्चा करने के लिए मैं तैयार हूं, फिर हंगामा क्यों? इस सवाल का जवाब तो विपक्ष को देना पड़ेगा ना। और मैं विपक्ष के साथ हूं कि मणिपुर पर जवाब चाहिए, लेकिन यह क्या जिद है
कि यही शख्स जवाब दे, नहीं तो हम नहीं चर्चा करेंगे। ठीक उसी तरह जैसे सत्ता पक्ष को मणिपुर में हुई 150 मौतों का जवाब देना होगा, विपक्ष को भी इस बात का जवाब देना होगा। महिलाओं के साथ हुई ज्यादती का जवाब अगर सरकार को देना होगा, और क्यों नहीं देना होगा, लेकिन जवाब देने तो दीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में कसौटी पर जितना सत्ता पक्ष को कसा जाना चाहिए उतना ही विपक्ष को भी। यह बहुत क्लियर है और यह हमारा संविधान कहता है। ये लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। द रूबिका लियाकत शो में आज वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है, लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं, अब तक 99,000 से ज्यादा लोगों ने यूसीसी के समर्थन में हमें कॉल किया है। #भारत मांगे यूसीसी पर आप हमें अपनी राय पहुंचा सकते हैं। 9315600415 पर आप अपना मिस कॉल देकर हमें अपने विशेष, इनफैक्ट यूसीसी का समर्थन जो है हम तक पहुंचा सकते हैं। हम इंतजार करेंगे और अभी यह सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। हमारी यानी भारत 24 की टीम इंडिया अब आप तक पहुंचने वाली है। यूसीसी भारत की जरूरत है।